इनमें से आप क्या चुनेंगे? मौत की सजा या जेल में पूरा जीवन? एक बार एक बैंकर और एक वकील था जिन्होंने एक शर्त लगाई कि उनमें से एक को 15 साल के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। कौन जीतेगा $2 मिलियन? अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। द बेट एंटन चेकोव की सबसे बेस्ट नॉवेल में से एक है। यह बुक किसे पढ़नी चाहिए? स्टूडेंट्स, टीचर्स जो राइटर बनना चाहते हैं, ड्रामा, प्ले लिखने वाले या कवि या कुछ भी। इस बुक के आथर के बारे में एंटोन चेकोव एक रशियन डॉक्टर, प्ले राइटर और स्टोरी राइटर है। उन्होंने एक बार कहा था कि दवा उनकी पत्नी और लिटरेचर उनकी रखेल है। चेकोव के प्ले और स्टोरीज को मास्टरपीस माना जाता है। द बेट पतझड़ की एक काली रात थी। ओल्ड बैंकर अपनी स्टडी के एक कोने से दूसरे कोने तक बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उसके माइंड में उस पार्टी की यादें घूम रही थी जो उसने आज से 15 साल पहले दी थी। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग आए थे और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही थी। और टॉपिक्स के अलावा कैपिटल पनिशमेंट पर भी डिस्कशन चल रहा था। मेहमान में कुछ स्कॉलर और जर्नलिस्ट भी शामिल थे। पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को डिसअप्रूव ही किया था, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता था कि कैपिटल पनिशमेंट सजा देने का एक बेहद आउटडेटेड तरीका हो गया है, जो कि एक क्रिश्चियन स्टेट में अनफिट और अनैतिक है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, मेहमान ने कहा। मेरे हिसाब से ना तो कैपिटल पनिशमेंट ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बल्कि अगर कोई जज करे और खुद के एक्सपीरियंस से मेरा ये ओपिनियन है कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से ज्यादा मोरल और ह्यूमेन तरीका है। क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो इंसान तुरंत मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट उसे घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देती है। तो ज्यादा ह्यूमेन एक्सिक्यूशनर कौन हुआ? जो आपको एक झटके में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर आपकी जान ले, वो भी सालों तक? दोनों ही तरीके एक जैसे इमोरल है, एक गेस्ट बोला। क्योंकि दोनों का पर्पज सेम है, इंसान की जान लेना। स्टेट कोई ईश्वर नहीं है जो लोगों की जान लेता फिरे। जो चीज ये दे नहीं सकता वो ले कैसे सकता है? इस ग्रुप में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था। जब उसका ओपिनियन पूछा गया तो वो बोला, कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों ही इमोरल है, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं सर्टेनली सेकंड वाले को ही चूज करूंगा। जिंदा रहना मर जाने से तो लाख गुना बेटर है। वहां इस टॉपिक पर एक लाइवली डिस्कशन चल पड़ा। बैंकर, जो तब यंग और ज्यादा नर्वस था, अचानक उसने अपना आपा खो दिया। जोर से टेबल पर मुक्का मारते हुए वो यंग लॉयर की तरफ मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ये झूठ है। मैं तुमसे $2 मिलियन की बेट लगाता हूँ कि तुम जेल में मुश्किल से 5 साल भी नहीं टिकोगे। अगर बात इतनी सीरियस है तो ठीक है, मैं भी शर्त लगाता हूँ कि मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल जेल में गुजार सकता हूँ। 15 साल? ओके डन, बैंकर जोर से बोला। जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। मैं अग्री हूँ। तुम 2 मिलियन दांव पे लगा रहे हो और मैं अपनी आजादी, लॉयर ने कहा। और इस तरह बहस की गर्मा गर्मी में एक बिना सिर पैर की शर्त लग गई। वो बिगड़ा और बदमिजाज बैंकर, जिसके पास उस टाइम कई मिलियन डॉलर थे, बड़ी खुशी से बैठ गया और सुबह के टाइम वो लॉयर से मजाक में बोला, इससे पहले कि देर हो जाए, होश में आ जाओ यंग मैन। $2 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ के 3-4 इंपॉर्टेंट साल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मैं 3-4 साल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो तुम टिक भी नहीं पाओगे। और ये भी मत भूलो, दुखी आदमी की वॉलंटरी एनफोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट से कहीं ज्यादा भारी होती है। तुम कभी भी खुद को जेल से आजाद कर सकते हो, ये आइडिया ही तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे तो तुम पर तरस आता है। और आज फिर से वही पुरानी यादें ताजा हो गई थी। अपने स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटते हुए उस बैंकर को सारी बातें याद आने लगी और उसने खुद से पूछा, क्यों मैंने वो शर्त लगाई? इससे मुझे क्या मिला? उस बेचारे लॉयर ने अपनी लाइफ के 15 साल खो दिए और मैंने $2 मिलियन। क्या इससे ये प्रूव हो सकेगा कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट से बेटर है या बुरी है? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब एक बकवास है। मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए ये बस टाइम पास था और उस लॉयर को पैसों का लालच, बस और कुछ नहीं। एक बार फिर वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया कि उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया कि वो लॉयर बैंकर के घर के गार्डन विंग में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जेल की टाइम पीरियड के दौरान उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा और ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी। और एग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी सिर्फ इशारों में ही बात करनी होगी। और उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाई गई ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके। और उसे जो भी जरूरत की चीज उसे चाहिए हो, जैसे बुक्स, म्यूजिक और वाइन वगैरह, वो उस विंडो के जरिए पैसे भेजकर मंगा सकता था।
और एग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल्स रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। और उस लॉयर को नवंबर 14, 1870 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 12 बजे तक नजरबंद रहना था। और इस शर्त में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट पहले भी बाहर निकला तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। उस लॉयर के शॉर्ट नोट से पता चलता था कि अपने इम्प्रिजमेंट के फर्स्ट ईयर में उसे बहुत ज्यादा बोरियत और अकेलापन फील हुआ। उसके पास से रात दिन पियानो की आवाजें आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था, वाइन डिजायर्स जगाती है और डिजायर एक कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात कि अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है और टोबैको की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड की गई, जैसे लव स्टोरीज, क्राइम और फैंटेसीज, कॉमेडी टाइप की स्टोरीज। सेकंड ईयर में पियानो का साउंड आना कम हो गया था और लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिक बुक्स ही मांगता था। फिर फिफ्थ ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया और कैदी वाइन भी डिमांड करता था। जो लोग उस पर नजर रख रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया पिया और बेड पे पड़ा रहा। वो जम्हाइयां लेता था और गुस्से में खुद से बड़बड़ करता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था। वो खूब देर तक लिखता रहता लेकिन मॉर्निंग में सब फाड़ देता था। और कई बार तो उसके रोने की आवाजें भी आती थी। फिर सिक्स्थ ईयर के सेकंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। वो लैंग्वेजेस, फिलोसफी और हिस्ट्री पढ़ने लगा था। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी। और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में ही उसे 600 वॉल्यूम्स प्रोवाइड कराई गई। अभी उसका ये पैशन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय डियर जेलर, मैं ये लाइन 6 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट्स को दिखाना और अगर उन्हें इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिली तो प्लीज गार्डन में एक गन फायर करने का ऑर्डर दे देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेहनत पानी में नहीं गई है। हर उम्र और हर कंट्री के जीनियस डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन सबके अंदर वही सेम फ्लेम जलती है। ओह काश तुम्हें मेरी इस हेवनली हैप्पीनेस का पता चलता जो मैं अब फील करता हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में 2 गन शॉट फायर करने के ऑर्डर दिए। और फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 वॉल्यूम्स खत्म कर चुका था वो एक पतली और ईजीसी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक्स आ गई थी। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 सालों में प्रिजनर ने काफी सारी बुक्स पढ़ी और भी धड़ाधड़ एक के बाद एक। और अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन या शेक्सपियर। फिर वो नोट्स भेजकर एक साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स और कोई नावेल और फिलोसफी या थियोलॉजी पर ट्रीटिस मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसे बिजी था जैसे कि किसी समुद्र में गोते खा रहा हो और अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक का सहारा ले रहा हो। बैंकर को ये सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी। तब उसके पास बहुत पैसा था लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास पैसा ज्यादा है या कर्जा। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर और अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया था। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसीलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे डाउन होता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था जो मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस सर्द ओल्ड बैंकर खुद से बोला। दुखी होकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा खुचा पैसा भी हड़प जाएगा, शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मजे की लाइफ जिएगा। और मैं एक बैगर की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा और ये इंसान हर रोज मुझे एक ही बात सुनाएगा। आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली है, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत हो गया। अब बस एक रास्ता बचा है, बैंक्रप्सी और बेइज्जती से बचने का। और वो ये कि इस आदमी को मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज आई। 3 बज चुके थे। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के हिलने की आवाजें आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपने तिजोरी से उस दरवाजे की चाबी निकाला जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साय साय करते पेड़ हिल रहे थे। उस डार्क अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा, ना व्हाइट स्टैचूज और ना ही गार्डन विंग या पेड़।
वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा, ओल्ड मैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर किसी बेड क्लॉथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। ओल्ड मैन के हाथ की माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो से अंदर झांक कर देखा। कैदी के रूम में एक कैंडल की हल्की सी लाइट फैली थी, कुछ ओपन, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कार्पेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थी और बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी थी। बैंकर उसे 5 मिनट से टिकाटिक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 इयर्स के कन्फाइनमेंट ने उसे एक चुपचाप एक जगह पर बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने फिंगर से विंडो पर टेप किया, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सील तोड़ी और लॉक में चाबी घुमाई। जंग लगे लॉक से एक भारी आवाज आई और खट से दरवाजा खुल गया। बैंकर एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाजा खुलने पर लॉयर हैरानी से रिएक्ट करेगा, खुशी से चीखेगा या पलट कर देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 मिनट यूं ही निकल गए। रूम में अभी भी उतना ही सन्नाटा था जितना डोर ओपन होने से पहले था। टेबल के सामने एक आदमी बैठा था, लेकिन किसी ऑर्डिनरी इंसान से एकदम अलग, खिंची हुई स्किन वाला बस एक स्केलेटन था। बाल औरतों की तरह लंबे और काली, उसकी बेतरतीब दाढ़ी फैली हुई थी। अजीब तरीके से उसके फेस का कलर येलो पड़ चुका था, गाल अंदर हुए, पीठ एकदम पतली और लंबी। दोनों हाथों में उसने अपना बालों वाला सर पकड़ा हुआ था और उसके हाथ इतने स्किनी और हड्डी जैसे थे कि देखते हुए भी डर लग रहा था। कुल मिलाकर अगर कोई उसका झुलसा हुआ फेस देखता तो मान ही नहीं सकता था कि वो अभी सिर्फ 40 साल का है। वो टेबल पर सर झुकाए बैठा था। उसके सामने एक पेपर की शीट रखी थी जिस पर स्मॉल हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था। पुअर डेविल, बैंकर ने अपने दिल में कहा, बेचारा शायद $1 मिलियन के सपने ले रहा है। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देकर इसे बेड में पटकना है और फिर मैं एक चुटकी में तकिए से इसका गला घोंट डालूंगा। लोगों को जरा सा भी शक नहीं होगा कि ये अननेचुरल डेथ है। चाहे कितनी भी केयरफुल एग्जामिनेशन हो, किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पढ़ तो लूं कि इसने इस कागज में लिखा क्या है। बैंकर ने टेबल से वो शीट उठाई और पढ़ने लगा। कल रात ठीक 12 बजे मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। मैं भी कॉमन लोगों की तरह एक आजाद लाइफ जी सकूंगा। लेकिन ये रूम छोड़ने से पहले और सुबह का सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में और गॉड की कसम खाकर ये डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे इस फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और दुनिया की सारी खुशियां जो किताबों में बताई गई है, मुझे इन सब की कोई चाहत नहीं है। 15 सालों तक मैंने दिल लगाकर किताबें पढ़ी और दुनिया की हर खुशी को जिया है। इन किताबों के जरिए मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने बढ़िया से बढ़िया वाइन पी, गाने गाए, जंगली सुअर और हिरणों का शिकार किया और जन्नत की हूरों से प्यार किया है। हसीन औरतें रोज मेरे सपनों में आकर मुखे परियों की मदहोश दुनिया में ले जाती थी। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा हूँ। माउंट ब्लाक और एल्ब्रुस पर चढ़कर मैंने वहां से सूरज को उगते हुए देखा है और शाम ढलती हुई देखी है। मैंने उन पहाड़ों और समुद्र को पर्पल गोल्ड कलर में बदलते देखा है। मैंने अपने सर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच चमकती बिजली देखी है और हरे भरे जंगलों, नदियों, झीलों को और शहरों को देखा है। मैंने जलपरियों को गाते हुए सुना है और मुरली की मीठी तान सुनी है। मैंने खूबसूरत डेविल के पंखों को छुआ है जो मुझे गॉड की बातें बताने आया था। तुम्हारी इन किताबों के जरिए मैं जन्नत की गहराई तक पहुंचा हूँ। मैंने जादू देखा है। मैंने शहरों को जलाकर खाक कर दिया है। मैंने नए नए रिलीजन बनाए और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारी बुक्स ने मुझे एक विजडम दी है। सदियों से जो कुछ इंसान ने जाना समझा है वो सब मेरी छोटी सी खोपड़ी में कैद है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम सबसे कहीं ज्यादा अक्लमंद हो। और अब मैं तुम्हारी इन किताबों, दुनिया के हर सुख को और हर तमन्ना को ठुकराता हूँ। हर चीज बेमतलब है, आंखों का धोखा है। ये दुनिया बस एक मिराज है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बेशक तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, बेशक तुम अक्लमंद और खूबसूरत होगे, मगर ये मत भूलो कि मौत एक दिन तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा नामो निशा भी नहीं बचेगा और तुम्हारा बीता हुआ कल और आने वाला कल सब मिट जाएगा। तुम्हारी सारी अक्ल और एटीट्यूड एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम पागल हो जो तुमने एक गलत रास्ता पकड़ा है। तुमने झूठ को हमेशा सच समझा और बदसूरती को खूबसूरती समझ लिया। जैसे तुम हैरत में पड़ जाओगे अगर कभी अचानक पेड़ों पे एप्पल और ऑरेंज के बदले छिपकलियां या मेढक उग जाए और गुलाबों से घोड़े के पसीने की बदबू आने लगे। ठीक ऐसे ही मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ कि तुमने हेवन के बदले इस धरती को चुना।
तुम जैसे हो जो भी मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता। इसलिए आज मैं तुमको दिखा देना चाहता हूँ कि जिस चीज के पीछे तुम मरते हो मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। मैं उन 2 मिलियंस पर लात मारता हूँ जो कभी मुझे जन्नत का सपना दिखाते थे। मुझे इस पैसे से नफरत है। इस पर मेरा जो राइट बनता था आज मैं उसे खुद ही छोड़ रहा हूँ। और मैं अपने फिक्स टाइम से 5 मिनट पहले बाहर निकल जाऊंगा ताकि ये एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली टूट जाए। बैंकर ने ये सब कुछ पढ़ा और पेपर की शीट वहीं टेबल पे रख दी। उसने प्रिजनर के माथे पर एक किस दिया और रोने लगा। फिर वो विंग से बाहर निकल आया। उसे लाइफ में बड़े बड़े लॉस हुए थे लेकिन खुद को कभी भी इतना हारा हुआ फील नहीं किया जितना कि वो आज कर रहा था। घर आकर वो अपने बेड पे लेट गया मगर बेशुमार दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचारा वॉचमैन भागता हुआ उसके पास आया और बताया कि उसने प्रिजनर को विंडो के रास्ते गार्डन में जाते हुए देखा था। वो गेट तक पहुंचा और वहां से जाने कहां गायब हो गया। अपने सर्वेंट्स के साथ बैंकर तुरंत से विंग में पहुंचा तो देखा कि प्रिजनर के भागने जाने की खबर एकदम सच थी। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए उसने चुपके वो पेपर टेबल से उठा लिया और वापस आकर अपने सेफ के लॉकर में बंद कर दिया। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, यह ऑडियो बुक आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।